All right, everybody. Let's start, huh? Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Okay. आइए, तो सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन के ओर गए थे, जहां मैंने आपको पेपर पैटर्न आई गेस बता दिया, आपका एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। उसके बाद मैंने आपको सिलेबस में जो अपने टॉपिक्स होने वाले हैं उसके बारे में बताया कि अभी आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि मैं आपको बताऊंगा कि ये करोगे वो करोगे हलाना फलाना डिगाना। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि हम कैसे अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम आने वाला इंटर सिलेबस को एक बार में समझ ले पूरा। तो मैंने लास्ट क्लास आपको इसके बाद यही बताया था कि पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का जन्म क्यों हुआ। याद है आपको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशंस है क्या? वैसे अपने वाले आदमी का कोई लिमिटेशन नहीं है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रहा है, बट ऐसे कोई लिमिटेशंस थे क्या? क्या नहीं पता कर पा रहे थे? क्या नहीं पता कर पा रहे थे? ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अच्छा प्रोडक्ट वाइज डेटा, मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट वाइज डेटा। ये दो चीज के वजह से हमें नहीं पता चल रहा था कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम कैसे डिसीजन ले ले। याद है वो आदित्य बिरला जी के पास राघव गया था, तो पहले तो उसको धक्का मार के निकाल दिया गया, फिर वो सीए बन के गया। तो राघव को थोड़ा समझाया जब राघव उसको, तब वो उसके लिए चाय पकौड़ा की जगह बढ़िया बढ़िया आइटम भी मंगा के खिलाया। तो कारण ये था कि पहले जब वो डिसीजन ले रहा था वो बस इतना सा बात बोला था, डैश बढ़ा दो या डैश गिरा दो, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बताओ, सेल्स बढ़ा दो या प्रॉफिट गिरा दो, कॉस्ट गिरा दो। तो ऐसे थोड़ी प्रॉफिट बढ़ता है। अगर ऐसे प्रॉफिट बढ़ता हो तो हमको भी मालूम है। अब बता करे क्या इसके लिए? तो इसके लिए करे क्या वाला सिचुएशन के लिए हमने ये सीखा था कि हेमंत क्या खत्म, टाटा बाय बाय, चलो कोई नहीं। सुनना, हमने पढ़ा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का जन्म कुछ इन्हीं कारणों से हुआ कि इंटरनल रिकॉर्ड जब तक पता ना हो तब तक हम प्रोडक्ट वाइज बात नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात क्या बाहर लोगों को पता रहेगा? क्यों नहीं रह सकता? बाहर लोगों को जूता पकड़ के मारेंगे, सीधा सा बात। अगर पता ही चल जाए कि तुम ये 200 रुपए का मटेरियल खरीद के हमको 2000 का एलन सोली का शर्ट चिपका रहा है, तो क्या तुम खरीदोगे? उल्टा पकड़ के मारेंगे, इतना दिन से क्यों लिए तुमसे हम माल। बट इंटरनल रिकॉर्ड किसी को पता नहीं चले, इसीलिए तो इंटरनल है वो, मतलब मैटर्स टू बी डिस्कस्ड विद इन दी सिस्टम। और वो सिस्टम को हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो भाई कोई भी जन कोई भी कंपनी का उठा के देख सकता है। वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक, क्योंकि पब्लिक कंपनी आप जैसे भी सुन रहे होंगे काफ़ी सारा चीज़ की पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है। तो एक पब्लिक कंपनी का डेटा नाम में ही है, पब्लिक है, तो ये पब्लिक है, वही सब जानती है पब्लिक है। तो पब्लिक वाला डेटा जो है ना वो सबके पास रहता है। तो अगर इंटरनल डेटा का बारे में बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट टीम को पता है। तो वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट करना है, जो कि अपना सब्जेक्ट का पूरा नाम है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तभी कर सकते हैं जब कोई मिडिल लेवल मैनेजमेंट उनके लिए डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे, और वो काम हमारा रहेगा अभी इस सब्जेक्ट में। उसके बाद हम मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस, स्ट्रैटेजीज, इम्प्लीमेंटेशंस सब, और एक और सब्जेक्ट है आपका ग्रुप 2 में FMN स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वहां सीखने वाले। अभी हम पहले उसके लिए बेस इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई डिसीजन किस ग्राउंड्स पे ले, तो वो कौन बताएगा हमें? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो डिसीजन के ग्राउंड्स रेडी करने के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जहां हम ऑब्जेक्टिव्स जाने थे इस सब्जेक्ट का आने का। पहला ऑब्जेक्टिव बताइए, टू नो डैश वाइज कॉस्ट, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट। ये आजकल हम ये जो बहुत ज्यादा डैश वाइज सब जो बोलता है ना, गाली नहीं दे रहे, हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका MCQ पैटर्न आने वाला है। तो मेरा थोड़ा ओरिएंटेशन हैव बीन चेंज्ड फ्रॉम लास्ट बैच, बिकॉज लास्ट बैच तक मैं 30 नंबर का ये MCQ के लिए ज़्यादा माथा नहीं लगाता था, कारण था ही नहीं। तो अब सिंस है तो अपने को उस ओरिएंटेशन में चलना है। तो जो मैं प्रेशर पॉइंट क्रिएट करूंगा आपको बीच बीच में, अंडरलाइन, डैश, मैं बोल के छोड़ देता हूँ, आपको खुद दिमाग में लाना होगा कि अच्छा हाँ ये बात ये बोला था। क्या डन है बात आपको? तो डैश वाइज कॉस्ट बताओ तो ना, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट। उसके बाद क्या सीखे थे? प्रोडक्ट वाइज सेल्स एंड हेंस मतलब ये दोनों पता चलने के बाद वी कैन कैलकुलेट प्रोडक्ट वाइज डैश प्रॉफिट। अरे जबरदस्त। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट गाइस? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या? धंधे का प्रॉफिट। मतलब अभी इसमें क्या क्या खर्चा और बचे हैं
मतलब इनडायरेक्ट मत बोलो, गलत वर्ड यूज कर रहे हो। इसमें कौन से खर्चे, नहीं गलत वर्ड यूज कर रहे हो, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। बताओ कौन से नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस एक्सपेंस तो ले लिए, ध्यान से देखना था। याद आ रहा है आपको वो वाला टेबल मेरा, मैंने तो बनाया था, याद करो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हटाया था, बट ऊपर देखो ये क्या है। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये कौन से एक्सपेंस है सर? ओवरहेड तो आपने ऊपर लिख लिए, तो ये कौन से एक्सपेंस है सर? ये थोड़ा बताइए। दीज ऑल आर फाइनेंस कॉस्ट। क्या बुलाते हैं बताओ इसको? जैसे कि कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंस कॉस्ट बताइए, आप सब जानते हैं। इंटरेस्ट, क्या बोले बताइए? इंटरेस्ट। अच्छा डिविडेंड, अच्छा टैक्सेशन एस्पेक्ट्स अभी तक ऊपर नहीं लिए गए, तो वो सब जो अदर फाइनेंस कॉस्ट है, गवर्नमेंट कॉस्ट है, लाइक टैक्स, लाइक इंटरेस्ट, लाइक डिविडेंड्स, वो सब अभी कंसिडर नहीं किए गए। धंधे का प्रॉफिट है ये, यानी धंधे में काम करके हमने क्या कमाया। क्या ओके है सबको ये वाला बात? सर और क्या क्या नहीं आता है, क्या आता है? वो तो फर्स्ट चैप्टर में सीखेंगे ना। क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का सर? कॉस्ट शीट। वहां तो ये पूरा धंधे का प्रॉफिट निकालेंगे और क्या क्या नहीं आता, क्या क्या आता है, वो सब सीखेंगे। अभी ऊपरा ऊपरी बेसिक्स में ध्यान ले रहे हैं कि भाई धंधे का प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले। डन। टू फाइंड डैश प्रॉफिट, क्या बोलते हैं बताओ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ये तीनों निकाल के करोगे क्या? क्या कर लोगे? मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे। क्या डिसीजन लेने में? नंबर 1 बताओ, मैं नंबर 1 बताओ कि अगर कोई एक लॉस मेकिंग क्या है प्रोडक्ट, तो वेदर टू कंटिन्यू और लॉस है डिसकंटिन्यू कर देते हैं, लॉस है डिसकंटिन्यू कर ही देते हैं। अच्छा न्यू प्रोडक्ट है तो मे भी शुरू में लॉस है, आने वाले टाइम में इसका डिमांड बढ़ जाएगा और हम भी इसके क्या कमा पाएंगे? प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो जरूरी नहीं है। हाँ कई सालों से इसमें क्या हो रहा है, एग्जिस्टिंगली लॉस हो ही रहा है, तब तो भाई माथा नहीं लगाएंगे, चुपचाप क्या करेंगे बताओ? प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू। मान लो डिसीजन आया डिसकंटिन्यू कर दिए, अब क्या? अच्छा जो भी उसका रिसोर्स है, अच्छा वर्ड बोले, क्या बोले? रिसोर्स इज नॉट रिलेटेड टू ओनली मटीरियल्स, द रिसोर्स में भी ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो। आज के आधुनिक जमाने में ह्यूमन रिसोर्स, मशीनें, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान प्ले करती है अदर देन मटीरियल्स। तो ये सब जो 3-4 आइटम्स है, ये सब कहाँ यूज कर सकते हैं जल्दी से बताइए? ये सब कहाँ यूज कर सकते हैं जल्दी से बताइए? प्रोडक्ट के क्या निकालने में, बताए? दूसरे प्रोडक्ट के बनाने की ओर। अच्छा दूसरा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो बताओ तो सर? इससे जो रिसोर्स निकलेगा वो अब हमें डिसाइड करना है कि हम किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। बताओ तो कैसे डिसीजन लेते हो कि किस में? अच्छा ऐसे डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेते, मतलब ऐसे डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेते कि इससे प्रॉफिट ज्यादा है इसको कर लेंगे, इसका सेल ज्यादा है इसको कर लेंगे। सम फाइनेंशियल टूल्स लाइक रेशियोज निकालते हैं। कुछ टूल्स मतलब समझते हो? हथियार, कुछ हथियार निकालते हैं और उसके बेसिस पे तुम अभी किया है बस, ठीक है बंद कर इसको फटाफट, बस 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 जल्दी है जल्दी है जल्दी है। सुनो सम क्या बोले थे? फाइनेंशियल टूल्स लाइक कुछ रेशियोज का नाम बताओ, कुछ रेशियोज का नाम बताओ बच्चा लोग। अच्छा प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, अच्छा और भी बहुत सारे ऐसे होंगे, आने वाले टाइम पे सीखेंगे, अभी माता नहीं लगाएंगे। तो अपने उसके अनुसार आदित्य बिरला जी का जो कंपनी का वो एलन सोली शर्ट, टी शर्ट्स और ट्राउजर्स का बात कर रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा किसका आया था याद है? टी शर्ट्स का। टी शर्ट ऑल दो सेल्स और प्रॉफिट किसका ज्यादा था मालूम? शर्ट का। बट सच रेशियोज के हिसाब से अगर 1 रुपया उधर ज्यादा लगाया जाए तो ज्यादा रिटर्न आएगा, तो इस वजह से उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले करेंगे। क्या डन हो रहा है बात? थर्ड ऑब्जेक्टिव बताओ, थर्ड ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव भूलिए मत। वेरी गुड, कॉस्ट कंट्रोल एंड स्लैश और रिडक्शन। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस टू ऑल्सो। क्या बोले? कॉस्ट कंट्रोल एंड स्लैश और रिडक्शन। व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल सर? हद में रखना सर, जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं ना, हद में बाहर मत जाना, रात को 9 बजे के बाद अलाउड नहीं है, तो वो क्या मना कर दिए कि अलाउड नहीं है, एक लिमिट तक, लिमिट तक 9 बजे घर वापस आ जाना, तो ये क्या है? कंट्रोल किए हैं। रिडक्शन मना कर देना, नहीं करने देंगे, जाओ नहीं जाना है आज बाहर, तो अपने जो उदास हो जाते हैं एकदम। तो क्वालिटी बिना हैम्पर किए, मतलब बच्चे को बिना क्या बोले मतलब दुखी किए, अगर हाँ करवाना है बाहर जाओ, बताओ फटाफट। तो बच्चों को अगर हाँ करवाना है तो मेरे को एक बात बताएंगे आप, रिडक्शन या कंट्रोल कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है सर? कंट्रोल। बट यस जहां नेसेसरी वहां क्या करना चाहिए? रिडक्शन भी, बट नॉट एट अ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए हमारा। क्या यही कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के जो हमने लास्ट क्लास सीखे थे? क्या डन है बात आपको? अब जो इतने सारे बात में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था विच वॉज व्हाट बताओ? टू नो प्रोडक्ट वाइज
कॉस्ट, ये पता कर लेते हैं कैसे निकलेगा, उसके बाद सेल्स पता कर लेते हैं, फिर प्रॉफिट। यानी अब एक एक करके हम इन ऑब्जेक्टिव्स को पकड़ेंगे। क्या डन है आपको बात? इस पूरे बात में कॉस्ट वर्ड का मतलब बताओ हिंदी में, एक वर्ड में खर्चा। तो कॉस्टिंग क्या था? अच्छा, कॉस्टिंग था मेथड, यानी कोई तरीका जिससे हम वो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो कॉस्ट इज डिफरेंट, कॉस्टिंग इज डिफरेंट। एंड व्हाट अबाउट कॉस्ट मैनेजमेंट? मतलब ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या हुआ कि अब ये जो कॉस्ट निकाले हैं मेथड को, इसको कहीं रिकॉर्ड करना और प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट को निकालना। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है सर? इस बेसिस पे जो डिसीजन लेते हैं उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब एकदम सिंपल थीम है। सबसे पहले कॉस्ट मतलब खर्चा, सेकंड अपने सीखे थे कॉस्ट निकालने का तरीका, थर्ड अपने सीखे थे कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का तरीका, और फोर्थ उस रिकॉर्डेड कॉस्ट के हिसाब से डिसीजन लेना। क्या ये चारों चीज क्लियर है सबको? नंबर 1 वाज कॉस्ट, नंबर 2 वाज कॉस्टिंग, नंबर 3 वाज कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड नंबर 4 वाज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई थिंक आई हैव गिवन जस्टिस टू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ आवर सब्जेक्ट विच इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि ये क्या है, ये क्या करने वाले हैं अपने फर्स्ट क्लास में। क्या डन है आपको बात? आइए आज अब हम वो जो कॉस्ट वर्ड है ना, इसको पूरा एकदम मड़ोड़ते हैं और निकालने। मेरा दांत बीचूंगा कि कभी कभी बीच बीच में एकदम, मतलब होता है ना, एकदम मन से सोचूंगा इस बारे में कि क्या अपने सीखने वाले हैं। डन? सुनना, बहुत ही गजब लाइन बोल रहा हूं, मतलब माई फेवरेट लाइन ऑफ ऑल। कॉस्ट कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार से। नहीं समझ में आया, दोबारा बोल रहे हैं। कॉस्ट कई रकम के होते हैं, कई रकम के हिसाब से। ये क्या बोला अभी आपने? यानी कॉस्ट के कई टाइप्स है, बेस्ड ऑन वेरियस टाइप्स। अगर इंग्लिश बोले तो कॉस्ट के कई टाइप्स है, बेस्ड ऑन वेरियस टाइप्स। सर अभी भी नहीं समझ में आया। आइए आपका एग्जांपल लेते हैं। आप क्या हो? आप क्या हो? इंसान। और स्पेसिफिक जाओ। मैन हो, ठीक है। आप क्या हो? वुमेन हो, फीमेल हो, मेल हो। एक जन कौन है? मेल, और एक जन कौन है? फीमेल। वापस से पूछ रहे हैं आप क्या हो? सर मैं एक अच्छा इंसान हूं, है ना। और बोले मैं एक अच्छी लड़की हूं, ठीक है। आप क्या हो? मैं किसी का बेटा हूं, बोले कि मैं किसी की बेटी हूं। आप क्या हो? किसी के चाहने वाले। और आप क्या हो? किसी के चाहने वाले। तो वैसे जो अलग अलग रकम में अलग अलग एक इंसान अपने आप को डिफाइन करता है। कॉस्ट भी बड़ा होशियार है। कॉस्ट बोलता है हम भी कई टाइप के, कई कई टाइप के हिसाब से। अगर तुम नेचर के हिसाब से बात करो तो मेरे कुछ अलग रूप है, अगर तुम बिहेवियर के वाइज से बात करो तो मेरे कोई अलग रूप है, तुम पदार्थ के वाइज से बात करो, एलिमेंट, जैसे अपने किससे बने हैं बताओ? वो जो सेल्स अपने अंदर है ना, क्या क्या बोलते थे बचपन में? हाँ, क्या क्या बोलते बोलो? सेल्स है, और क्या है? न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स तो कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी, अपनी बिजली है क्या अपने लोग? तो वो जो, हाँ ठीक है सब कुछ ही है, सभी सभी हॉर्मोन्स है, काफी चीज है। तो ये जो आपके अंदर जो उत्पत्ति हो रहा है ना बातों का, वही आपने किस पदार्थ से बने। नेचर वाइज बात करें तो सर हम अलग है। सर हम अच्छे हैं, हम खराब है, हम जेलस हो जाते हैं, हम पैशनेट हैं, पढ़ाई एम्बिशियस है, हम एडवेंचरस है। क्या आप लोग बहुत रकम में अपने आप को डिफाइन कर सकते हो? वैसे ही कॉस्ट भी बड़ा होशियार है, वो अपने आप को कई कई रकम में कई कई रकम से बोल सकता है। सर बेसिकली बताइए, ज्यादातर कॉस्ट किस नाम से जाना जाता है? दो तरीके से जाना चाहता है। एक, जो आपने फाउंडेशन लेवल पे बड़ा अच्छे से सीखा है, बट वो बड़ा अच्छे से जो सीखा है उसमें बड़ा हटा दे और अच्छा हटा दे तो बस क्या वर्ड बचता है बताओ? सीखा है। सीखा हटा दे तो सिर्फ एक वर्ड बचता है, सुना है। तो वो वर्ड वापस से मैं लाऊंगा और उसको उसके आगे अच्छा, बड़ा अच्छा से सिखाना वो मेरा काम है। क्या डन है बात आपको? तो दो रकम में मेन इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग एस्पेक्ट छुपे हुए। पहला, बिहेवियर वाइज। क्या बोले बोलो? चाल चलन। जैसे आपका होता है ना चाल चलन, आपने बोलते ना ये ठीक नहीं लग रहा है, लड़का ठीक नहीं है, ये इससे बात नहीं करेंगे। जब ये बोली कि इसको हटाइए पीछे से पहले, तो कि ये बहुत तंग कर रहा है हमको, या इसको इसके पास भेज दीजिए, दोनों का तालमेल बढ़िया बनेगा। तो ये जो तरीके से ये लोग सब आपस में बिहेवियर वाइज एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहा है, आपको कॉस्ट को भी जज करना है। क्या डन है बात आपको? इसके बाद बताइए सेकंड टाइप सुनना, पदार्थ वाइज। क्या बोले बोलो तो? पदार्थ मतलब एलिमेंट वाइज, नेचर वाइज, वो भी अलग अलग रकम के होते हैं कॉस्ट। ये दोनों बहुत ही मेन एस्पेक्ट है क्या करने के बताओ? कॉस्ट निकालने के। एंड अकॉर्डिंग टू दीज टू बेसिस ऑफ कॉस्ट
द कॉस्ट स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ईदर बाय द फर्स्ट वे और बाय द सेकेंड वे। कुछ स्टेटमेंट जो सेकेंड वे से बनता है उसको कुछ नाम बोलेंगे और जो फर्स्ट वे से बनता है उसको कुछ नाम बोलेंगे। पहले बोलो, डन है आपको बात? सर ये टाइप आप वापस से बोलिए ना किस हिसाब से। पहला क्या बोला बताइए? बिहेवियर वाइज, चाल चलन वाइज। दूसरा क्या बोला बताइए? एलिमेंट वाइज। आज का दिन और नेक्स्ट डे हम पूरा अपने बिहेवियर वाइज कॉस्ट को दे देंगे और उसके बाद 2 क्लास हम वापस किसको देंगे बताइए? एलिमेंट। और फिर इन सबको कैसे एक स्टेटमेंट में प्रस्तुत करें। एक मिनट, नवनीत मुंद्रा वर्ड स्टेटमेंट बोलता है, अविनाश संचेती जनरली वर्ड क्या यूज करता है? अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे। और हम क्या यूज करेगा बोलो? स्टेटमेंट, क्योंकि इट इज एन डैश रिकॉर्ड, इंटरनल रिकॉर्ड। भाड़ में जाए डेबिट क्रेडिट, भाड़ में जाए टू बाई, भाड़ में जाए अकाउंट लिखना लास्ट में, भाड़ में जाए बीइंग लिखना लास्ट में, क्योंकि ये किसी को दिखाना नहीं। रफ पेपर होता है सब, जहां हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना पड़ता है? एक स्टेटमेंट, कोरा कागज। कोरा कागज में टेढ़ा महंगा गाना जैसे लिखना है लिखो, बस मार्क्स लाने के लिए थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं, बट लिखने का तरीका, बनाने का तरीका, इंटरनल रिकॉर्ड का कोई स्पेसिफाइड नहीं हो सकता। देयर शुड नॉट बी अ तरीका टू राइट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब ही होता है कोरा कागज में कुछ भी चीज को लिखना, तो वो एक ड्राफ्ट बनता है। बट वहीं अकाउंट्स में आप सुनते होंगे, अविनाश सर बोलते होंगे अपने इस अकाउंट को ऐसे बनाएंगे। अरे अकाउंट आते ही तो वो डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, उसके बाद टू बाई, ये सब जुड़ जाता है ना। मेरे में नहीं जुड़ेगा, मेरे में ये सब कहानी नहीं आएगा। मेरे में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा बोलो? कोरा कागज। तो सर हम कैसे भी बनाए नंबर मिलेगा? ऑफ कोर्स, बट हाँ देयर इज अ जेनरिक फॉर्मेट एक्सेप्टेबल इन एग्जाम। रियल लाइफ में सर हम कोई भी कोना का कागज में अपना एक ठो लिख के छोड़ दे और अपना कॉस्टिंग करके बैठ जाए तो कोई रोक नहीं सकता तुमको कि तुम ऐसे कैसे बना दिया। मेरी मर्जी, क्योंकि ये तो डैश रिकॉर्ड है, इंटरनल रिकॉर्ड है। भाड़ में जाओ तुम लोग। क्या बोलो, डन हो रहा है आपको बात? अब ये जो सारा बात मैंने कहा, इसमें पहला वाला टाइप क्या है बताओ वापस से? बिहेवियर वाइज कॉस्ट। जानना चाहोगे चाल चलन कैसे पता करते हैं? एक मिनट, एकदम साधारण एग्जांपल लूंगा वापस से और तुम समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप कैसे पता करते हो कि आपका दोस्त अच्छा है या खराब? बोल रहा है पैसा देता है कि नहीं वापस। अच्छा, एकदम साधारण एग्जांपल है, सुनना। आप ये देखते हो जब आपका अच्छा वक्त होता है, यानी आपके साथ सब चीज अच्छा हो रहा है, तो वो अगर आपका दोस्त है और आपके बुरे वक्त में भी वो आपका साथ दे, तो मतलब वो घना मित्र हो जाता है कि नहीं? यानी कोई भी जन को जज करने के लिए, बिहेवियर जानने के लिए, वी ऑलवेज वांट देम टू टेक इनटू टू सिचुएशंस, यस और नो। एक बार देखते हैं ये हो तो क्या, और ये हो जाए तब क्या। अगर उस 2 सिचुएशन में उसका नेचर पता कर ले, उसका बिहेवियर पता कर ले, तो हम उसको घोषित कर सकते हैं कि ये आदमी कैसा है। अभी तक तो हम ये बोल रहे थे ना सर, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था, अचानक से ये हुआ तो देखो भैया इसका ऐसा हो गया, तो मतलब तब हम उसको जज कर पा रहे ना। लड़की लोग ज्यादा समझ पा रहे होगे, मालूम सीखा कल ना ऐसा हुआ मेरे साथ, कल ना वो जब वो आई ना तो ऐसे ऐसे। तो ये जो अपने बात करते हैं ना, बात एग्जैक्टली कॉस्ट के साथ भी ऐसा बात करना, यानी कॉस्ट को अगर पहचानना है कि उसका बिहेवियर क्या है, तो आपको उसको कितने सिचुएशन में पता करना होगा? एटलीस्ट 2। कितने सिचुएशन में बोलो? एटलीस्ट 2। सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट का सिचुएशन? कॉस्ट का क्या सिचुएशन होता है? कॉस्ट किसके लिए निकाल रहे हो बताओ आप? एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, जहां पे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? गुड्स का कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट, करेक्ट एवरीबॉडी, यूनिट्स का कॉस्ट। सर सिर्फ कॉस्टिंग क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए निकलता है? बिल्कुल नहीं। देयर आर 2 अदर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, नेमली नंबर 1 ट्रेडिंग, नंबर 2 सर्विस। सुने हो ये दोनों? मैन्युफैक्चरिंग तो ओके है, जहां झमेला सबसे ज्यादा है। दूसरा और कौन सा है बोलो? ट्रेडिंग। और फिर क्या है? सर क्या ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कॉस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? सुनना, ट्रेडिंग इंडस्ट्री क्या करता है? एज इट इज एक रेडीमेड गुड को वो ही रेडीमेड गुड में बेच देता है, बस अलग साइज, शेप और क्वांटिटी में। क्या सही बात बोल रहा हूं? एकदम साधारण भाषा में। जैसे मेरे खुद के पिताजी बड़ा बाजार में दुकान चलाते हैं, जमनाल बाजार स्ट्रीट में, और वहां पे उनका जो काम है वो है रॉ मटेरियल के थान का। वो जो थान बाहर से आता है बड़े बड़े लॉट्स में, उसको बस कटिंग करके छोटे छोटे लॉट्स में वेंडर्स को बेचने का काम है। तो उनके केस में हम लोग क्या नहीं लगाते ये सब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि वहां ज्यादा खर्चा ही नहीं है। 2 आदमी रख के रखे हैं, जो एक कैंची से काटता है, माल दे देता है, बात खत्म।
तो वहां कुछ काम, फैक्ट्री ओरिएंटेड काम, रॉ मटेरियल ओरिएंटेड काम हो ही नहीं रहा है, तो हम किस बात का ज्यादा झमेला ले। वहीं जहां पे झमेला ज्यादा है, फैक्ट्री वैक्ट्री बैठाया हुआ है, वहां का कॉस्टिंग करना जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा प्रोडक्ट का क्या दाम पड़ रहा है। वरना ये तो क्या है, 32 में लिया 35 में बेच दिया, 32 में लिया 35 में, अरे अंग्रेजों 32 में लिया 35 में बेच दिया, क्या डन है ना बात। इसमें तो क्या है सर, क्या तो अकाउंटिंग करना, क्या तो माथा लगाना, 32 का कॉस्टिंग साफ साफ दिख ही रहा है, बाजार से 32 में खरीदे और सामने 35 में बेच दी। तो ट्रेडिंग कंसर्न्स को ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग का झमेला करने का दरकार नहीं है। ये सब कौन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड इंडस्ट्री जो ये काम कर रहे हैं वो है सर्विस इंडस्ट्री। सर सर्विस इंडस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट है क्या? हम लोग तो पढ़े हैं इंडिया में सबसे ज्यादा योगदान एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का है। इफ यू हैव हर्ड इट, दैट वाज पूर्वज का टाइम। पूर्वज मतलब जब तुम नन्हे मुन्ने बच्चे थे तब तक ये काम होता था कि 60% ऑफ इंडियन जीडीपी सुने हो? जीडीपी सुने हो? अच्छा छोड़ो, नेशनल इनकम सुने हो? अच्छा छोड़ो, देश का जो मोल है, अपना जो देश जिसके नाम से जाना जाता है कि अपना देश का जो महत्व है, वो महत्व में सबसे ज्यादा महत्व किसका था बताइए? एग्रीकल्चर का, आज से कुछ 20 साल पहले। बट आने वाले टाइम पे और अभी जो चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा महत्व सर्विस इंडस्ट्री का। सर्विस इंडस्ट्री लाइक ये जो चल रहा है तुम्हारे आगे, ये क्या चल रहा है? एक सर्विस इंडस्ट्री। क्या मोटा पैसा है? तो ये जो मोटा पैसा है इसमें, क्या ये मोटा पैसा योगदान दे रहा है जीडीपी को? बिल्कुल। ये जो जीडीपी को योगदान दे रहा है, आज जो ये जीडीपी बढ़ रहा है, उसका कारण सबसे ज्यादा क्या है? सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री की कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा प्रचलित है और इसके ऊपर पूरा आपका एक चैप्टर है अगेन, विच इज सर्विस कॉस्टिंग। नाम ही है, क्या बताइए? सर्विस। बट अदर देन दैट जितने भी चैप्टर्स है वो सब किससे रिलेटेड है बोलिए? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्योंकि ज्यादातर हम कॉस्टिंग का एस्पेक्ट कहां लगाते हैं बताइए? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो आप देखोगे आपका जो करिकुलम बना हुआ है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड है बताइए? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और कुछ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो ये दो पार्ट में जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें सिचुएशन वाइज क्या फर्क पड़ता है सर। नंबर 1, सिचुएशन में क्या देखना है सर कि अगर हम 10,000 यूनिट बनाएं तो कितना खर्चा लगेगा, और अगर हम 20,000 यूनिट बनाएं तो कितना खर्चा लगेगा। अगर वो दो खर्चा हम निकाल ले दो लेवल पे, यानी दो सिचुएशन पे, दो लेवल मतलब दो, तो हम उसको बता सकते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है। तो बिहेवियर वाइज कॉस्ट किस किस रकम के होते हैं वो मैं थोड़ा देर बाद बोलूंगा। पहले मैं क्या लिखवाना चाहता हूं मालूम? एग्जाम्पल, जिससे तुमको फिर पूछूंगा कि ये क्या लग रहा है तुमको, क्या है, क्या डन है बात आपको? तो हेडिंग देंगे सबको ही, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन लाइव, जल्दी से आएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बाद में, तब तुमसे बात करेंगे सिर्फ। अब से एक सेशन होगा क्लास के बाद विथ अर्जुन, ठीक है? सेशन विथ हर्ष, ओके, सेशन विथ हर्ष। आइए, जो भी और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। राघव बोल रहे हैं सर रहने दीजिए, ठीक है। सुनना, क्या लिखे हैं बताइए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। नीचे लिखना बिहेवियर वाइज कॉस्ट। कहाँ गया वो? आज आया नहीं। हाँ, उसको इसके साथ भिड़ाएंगे, रुक एक दिन रखेंगे जीडी, बिहेवियर वाइज कॉस्ट। बिहेवियर वाइज कॉस्ट। तैयार या? एग्जाम्पल सर, पहले नोट्स, भाड़ में जाए नोट्स, पहले एग्जाम्पल, ठीक है? लिखना कॉस्ट 1, कॉस्ट 2, कॉस्ट 3। ये क्या है? कॉस्ट 1, कॉस्ट 2, कॉस्ट 3, कुछ खर्चे हैं, नाम दे दिया उसको, कॉस्ट 1, कॉस्ट 2, कॉस्ट 3। तुमको नाम से मतलब नहीं है, मे बी ये मटेरियल है, लेबर है, क्या है, तुमको मतलब नहीं। कॉस्ट 1, कॉस्ट 2, कॉस्ट 3। यूनिट्स, टोटल कॉस्ट, यूनिट्स, टोटल कॉस्ट, यूनिट्स, टोटल कॉस्ट। यानी तीनों कॉस्ट का दो दो डेटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तैयार है आप?
लिखूं? लिखना 10,000, 1,00,000, 20,000, 1,00,000, इधर 10,000, 1,00,000, 20,000, 2,00,000 और कॉस्ट 3 10,000, 1,00,000, 20,000, 1,80,000। डन। देयर आर 3 कॉस्ट इन अ कंपनी, जिसमें से एक कॉस्ट का 2 सेट ऑफ यूनिट्स पे खर्चा मैंने बताया, कॉस्ट 2 का भी 2 सेट ऑफ यूनिट्स पे मैंने खर्चा बताया, और कॉस्ट 3 का भी 2 सेट ऑफ यूनिट्स पे मैंने खर्चा बनाया। क्या आपने खर्चा लिख लिया सबका? थोड़ा थोड़ा अंदर से उछल रहे हो कि कुछ पता है, बोलना चाहते हैं हम लोग इसको, कुछ पता है और हम बोलना चाहते हैं इसको, जरूर बोल पाओगे। बट अभी आप वापस से सोचना मैं क्या वाइज कॉस्ट मांग रहा हूं। बिहेवियर, बिहेवियर मतलब चाल चलन। चाल चलन कैसे पता चलता है? जब क्या चाहिए आपको बताइए। चाल चलन पता करने के लिए एग्जैक्टली 2 सिचुएशन पे कॉस्ट, 2 सिचुएशन मतलब 2 सेट ऑफ यूनिट्स पे कॉस्ट। जैसे ही वो आप बता दोगे ना सर, हम क्या बता देंगे बताइए? उसका बिहेवियर क्या था। अब बिहेवियर क्या होता है ये थोड़ा बताइए। आप इस एग्जांपल से समझ पा रहे होंगे मैं किसका बात कर रहा हूं। एनीबडी हाथ ऊपर करके मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मतलब मैं कॉस्ट को किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करने वाला हूं। हाथ ऊपर करो जिनको जिनको कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ आ रहा है कि ये बोलना चाहता है, शायद ये बोलना चाहता है। ओके मैम, आप हाथ ऊपर नहीं किए है ना, तो बताइए क्या लग रहा है आपको? मैं यहां कॉस्ट किस हिसाब से बात करूंगा, मैं क्या टाइप में कॉस्ट बताने वाला हूं। आप सुन चुके हो ये टाइप ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल पे, आप जानते हो ये टाइप को, इसलिए मैंने पहले इसी से पकड़ा। बताइए देख के क्या लग रहा है? कॉस्ट 1 कैसा टाइप का है, कॉस्ट 2 कैसा टाइप का है? एनालाइज एंड देन ट्राई। बताइए। वेरी गुड, आपको आता था, बस हाथ ऊपर नहीं करना था। क्यों? 2 कारण से। पहले अपने ब्लैंक रहते हैं, चाहते हैं कि ये आदमी सिखा दे हमको। बहुत गलत तरीका है, मैं नहीं सिखाऊंगा। सर पैसा किस बात का लिए हो? इसी बात का लिया हूं कि तुम्हारे अंदर से आंसर निकलवाऊं। मैडम हाथ ऊपर नहीं की थी क्योंकि मैडम को नहीं याद आ रहा था क्या बात है, बट मैंने इसलिए उनको टाइम दिया। मैं बोला लो टाइम लो, क्या चाहिए? टाइम दिया। उसका पैसा आप मेरे को दिए हो कि मैं आपको टाइम दे सकूं। जितना आप मेरे क्लास में सेल्फ इंट्यूटिव बनोगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, एग्जाम हॉल में आप कोई भी सम्स क्रैक कर पाओगे, और उसका टाइम मैं दूंगा। मेरे पे विश्वास रखो, मैं दूंगा। चाहे वो पहला सम्स हो, मैंने पहले भी बोला, चाहे वो पहला एग्जाम्पल हो, मैंने बोला। मैंने नहीं बताया पहले बिहेवियर वाइज क्या होता है, जिससे तुम्हारा दिमाग पहले से उसको ले ले। मैं चाहता था तुम खुद सोचो, और ये तो अपने इकोनॉमिक्स लेवल में पढ़े हैं। क्या लग रहा है सर किस वाइज आप बात करने वाले हैं? फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सुना सुना वर्ड है, सुना सुना नहीं, सुना सुना 2 वर्ड है। हाँ, सुना सुना मतलब सर सुन हो गए हम लोग कि सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। बताइए कौन सा कॉस्ट? जल्दी से। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है ये फिक्स्ड कॉस्ट और क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट? अगेन यू आर गोइंग विथ डेफिनेशंस, आई एम प्योरली गोइंग विथ मीनिंग अगेन, कि भैया हमको इतना मतलब नहीं है कि ये ऐसा हो तो ये, मतलब डेफिनेशन। आई एम कंसर्न्ड विथ इस 3 सिचुएशन में एक कॉस्ट फिक्स्ड है, कौन सा बताओ? सब लोग बोल सकते हैं, वो बताओ। फर्स्ट कॉस्ट, कॉस्ट 1। कॉस्ट 1 इज अ कॉस्ट जो इनकर हो रहा है कंपनी में, विच इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे बोले ये बात आप? कैसे बोले आप ये बात? ओके, नाम से समझ में आया सर। फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब सेम, सेम मतलब सर आप चाहे कुछ भी कर लो, कॉस्ट क्या लगने वाला है? सेम। यानी अगर आप 10,000 माल बनाओ तब भी कितना लगेगा? 1,00,000। आप 20,000 माल बनाओ तब भी कितना लगेगा? 1,00,000। 50,000 माल बनाओ तो भी कितना लगेगा? 1,00,000। उसको क्या बुलाते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। बट मनी मन एक बात आ रहा है सर, ऐसे थोड़ी होता है। कॉस्ट तो पक्का क्या होता होगा, थोड़ा तो चेंज होता होगा। लाइक ये एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का, मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड या कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड। रेंट सुने हो आप रेंट देते हो क्या? हम इस जगह का क्लासरूम का रेंट दे रहे होंगे, बिल्कुल। इस क्लासरूम के रेंट में चाहे एक बच्चा बैठे, चाहे पूरा 100 बच्चा बैठे, चाहे 200 बच्चा बैठे, क्या वो आदमी हमसे उतना ही रेंट लेके जाएगा? यानी इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन
यूनिट्स मेरे लिए तो यूनिट्स तुम लोगों रे, तो ऐसे मत समझना हम तुमको बना रहे हैं, एक्चुअल में बना रहे हैं, बट ये मत समझना कि तुम मेरे लिए यूनिट्स हो। बट मैं बोलना चाह रहा हूँ मेरे लिए कॉस्ट यूनिट तुम लोग हो। तो कॉस्ट यूनिट वाइज चाहे तुम 1 हो, चाहे तुम 2 हो, चाहे तुम 100 हो, चाहे तुम 200 हो, मेरा रेंट तो उतना ही लाग सी। बोलो बात समझ में आ रहा है? अगर रेंट उतना ही लगेगा तब फिर तो ये कौन सा कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट। सर चलिए आपका 200 तक का बात ओके है, 400 बच्चा बैठाना है, बैठाइए अब। ओ नीचे वर्चुअल रूम खोलना पड़ेगा क्या? नीचे वर्चुअल रूम खोलना पड़ेगा क्या? समझो प्लीज, कॉस्ट स्टार्ट्स विथ यू ओनली। तुम्हारे साथ ही फर्स्ट डे ये हुआ था, तुमको नीचे वाले रूम में भी बैठना पड़ा था, कई लोग को नीचे वाले रूम में बैठना पड़ा। क्यों सर? सर कॉस्ट चेंज हो गया आपका, फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपका रेंट नीचे वाला भी लगने लग गया। मान लो पहले वो जगह नहीं था अब लिए, अब लग रहा है और एक जगह लेना होगा क्योंकि बच्चा और 200 बढ़ने वाला है, तो एक और जगह का रेंट लगने लगेगा क्या? यानी क्या फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज होता है? होता है। बट अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड वी अज्यूम फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम फॉर ऑल। जो आप मानते हो इन लॉन्ग रन, बचपन में आप पढ़ते थे इन लॉन्ग रन फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम। नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम। शॉर्ट रन में कि लॉन्ग रन में? वापस से बोलो। शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम, लॉन्ग रन में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। बोला लॉन्ग रन में तो सब चीज क्या होगा? वेरी, जैसे अगर हम 5 साल का हॉरिजॉन सोच के नवीन क्लासेस का बात करें तो देयर इज नथिंग कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। बट अगला एक बैच का सोच के बात करें तो दिस पर्टिकुलर स्पेस का रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। सर 5 साल का उस पे छोड़ना, अभी कौन देखा है? वो हो सकता है उसके समय पे रेंट और ज्यादा लगने लगे, तो क्या रेंट भी चेंज होता है गाइस? यस, बट इन शॉर्ट रन कंसेप्ट fixed cost and variable cost are there. In long run concept there is nothing called fixed cost, every cost is a variable cost. but जो proper variable cost का मतलब है ना और proper fixed cost का मतलब है ना, वो तो यही है कि fixed cost remains क्या बोलो? same for every units। और second type बताओ, मेरा type 2 देख के आप बताओ क्या लग रहा है? कैसे बोले आप cost 2 variable in nature है? एकदम सही बोल। कैसे नहीं बता सकते? नहीं हो सकता। चेक करो, 10,000 में कितना है? 1 लाख, यानी 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है गाइस? 10 रुपया। 20,000 पे कितना हो गया? 2 लाख। ये आप पहले बचपन में करते थे यूनिटरी मेथड। मतलब अगर मैं आपको ये वाला डेटा एक बार आपके आंख के आगे से हटाऊं और पूछूं 10,000 का इतना तो 20,000 का कितना, तो आपका दिमाग तुरंत क्या करेगा? यूनिटरी मेथड क्या करेगा बताओ तो? कि 10 के लिए इतना तो 20 के लिए कितना। ये 10,000 यूनिट के लिए अगर 1 लाख लग रहा है तो 20,000 के लिए कितना लगेगा? कैसे करते थे आप बचपन में? बोलो तो कि सर 10,000 के लिए अगर 1 लाख तो 1 यूनिट के लिए 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 तो 20,000 के लिए। क्या याद आ रहा है ये वाला बात? ये जो आप काम करते थे ये तभी पॉसिबल है जब ये कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट है बताइए? वेरिएबल। बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग सुनिए, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस डैश विथ इंक्रीज इन यूनिट्स। मैंने कुछ बोला वापस से, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस डैश विथ इंक्रीज इन यूनिट्स। वेरी नाइस वर्ड, प्रपोर्शनेटली। क्या वर्ड बोला सुनना? मतलब आप उसका प्रपोर्शन बता सकते हो। जैसे मेरे वाले एग्जाम्पल में जो प्रपोर्शन हो रहा है आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मालूम, यूनिट्स डबल हुआ तो खर्चा भी डबल हो गया। मान लो यूनिट्स अभी डबल होता और खर्चा भी डबल हो रहा है, यानी कि ये क्या हुआ? प्रपोर्शनेट इंक्रीज। यहाँ पे 15,000 होता तो क्या होता बताओ आंसर? 1.5 लाख। यानी अगर यूनिट्स 1.5 हुआ, 1.5 समझते हो ना? 1.5x हुआ, आजकल देखते हो ना आप लोग वीडियो हम लोग का, 1.5x हुआ तो खर्चा भी क्या हो गया? 1.5x। 1.5x समझ में आता ना? इनटू कर दिए 1.5 से, हुआ कि नहीं हुआ? यानी इसी को क्या बुलाते हैं? डैश चेंज। बताओ क्या? प्रपोर्शनेट चेंज। अगर कोई खर्चा प्रपोर्शनेटली चेंज होता है तो उसको क्या बुलाते हैं बताइए? वेरिएबल कॉस्ट। यानी एक चीज समझ में आया, वेरिएबल कॉस्ट घोषित करने के लिए बेस्ट तरीका सुनना, जो भी 2 सेट ऑफ यूनिट्स दिया है उसका हम लोग सबसे पहले पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बोलो तो? बताओ 10,000 का खर्चा अगर 1 लाख तो 1 यूनिट का कितना? 10 रुपया। 20,000 का अगर 2 लाख तो 1 यूनिट का कितना?
क्या पर यूनिट कॉस्ट सेम है? इसका मतलब ये एक वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल में सेम कैसे हो गया? टोटल सेम नहीं है। क्या सेम है इस बार? पर यूनिट सेम है। पर यूनिट सेम है मतलब अगर 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो 10 रुपया से खर्चा बढ़ता है, 2 यूनिट बढ़ाते हैं तो 20 रुपये से खर्चा बढ़ता है, 10 यूनिट बढ़ाते हैं तो 200 रुपये से खर्चा बढ़ता है। ये जो आप बात कर पा रहे हो ये तभी कर सकते हो जब वो कॉस्ट कौन सा है? वेरिएबल। बट अगेन सर, दुनिया में वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना दिक्कत है। जैसे आप बाजार में आज नीचे उतरे और आप बोले सर 1 किलो सपोज कर लो आपको भिंडी खरीदना है घर के लिए, मन नहीं है बट खरीदना है घर के लिए, ठीक है, 1 किलो भिंडी। वो दाम बोलेगा आपको, मान लो बोला क्या चल रहा है भाव, एनीबॉडी? 30 रुपया, 30 रुपया किलो चल रहा है मान लो, ठीक है, तो 30 रुपया किलो चल रहा है और आप बोले 1 किलो भिंडी देना। फिर आप बोलते हो सुनना 5 किलो लेंगे, ठीक से बता क्या लेगा। उससे बार्गेनिंग चालू करते हैं, है ना, ठीक से बता क्या लेगा। तो क्या आपका अगर 1 किलो का 30 रुपया लग रहा है तो इसका मतलब क्या 5 किलो का 150 रुपया लगेगा कि कुछ कम भी लग सकता है? तो वेरिएबल हुआ कि पूरा वेरिएबल नहीं हुआ? पूरा वेरिएबल नहीं हुआ। वेरिएबल तो तब होता जब 5 किलो का भी क्या लगता बताओ? 150 रुपये। बोलो डन हो रहा है बात? जैसे हमारे केस में सुनना, हम आपको बुक्स देते हैं, क्या हम आपको बुक्स देते हैं? क्या हमारा बुक का कॉस्ट लगता होगा? क्या उसका प्रिंटिंग कॉस्ट है, छपवाने का कॉस्ट है? क्या वो जितने स्टूडेंट होंगे वो उतना ही लगेगा? यस, जितने स्टूडेंट होंगे उतना ही लगेगा। तो दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि एक एडमिशन आता है तो एक बुक का कॉस्ट बढ़ता है, बट एक एडमिशन आता है तो रेंट नहीं बढ़ता है। तो रेंट इज अ, वेयर एज बुक का खर्चा मेरे लिए क्या है, बट वो भी वापस डिपेंड करता है। सुनना, जब हम बोलते हैं ना एक साथ 500 बुक छपवाना है, एक साथ 1000 बुक छपवाना है, क्या मेरा बार्गेनिंग पावर आता है? और हम उससे क्या कर सकता है? रेट में तोल माल कर सकता है कि नहीं? भाई देख 200 छपाया तो इतना ले लेना, और 1000 छपाया तो कुछ ऐसे कर देना। क्या होता होगा कि नहीं होता होगा कि सीधा 200 का इतना तो 1000 का इतना, हम कुछ मांगते होंगे ना उससे, क्या डिस्काउंट? यानी सर दुनिया में आप ये बोलना चाहते हो घुमा फिरा के, देयर इज नो सच कॉस्ट कॉल वेरिएबल कॉस्ट, देयर इज नो सच कॉस्ट कॉल फिक्स्ड कॉस्ट। करेक्ट, दुनिया में देयर इज नो कॉस्ट कॉल्ड वेरिएबल, नो कॉस्ट कॉल्ड फिक्स्ड। बट हम तो आज तक यही 2 कॉस्ट सुने, वेरिएबल और फिक्स्ड। देयर इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ बोथ कॉस्ट, देयर इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ बोथ कॉस्ट। हर कॉस्ट में कुछ हिस्सा किसका होता है बताइए? फिक्स्ड का, और कुछ हर हिस्सा किसका होता है? हेंस कुछ हिस्सा को नाम देने का इच्छा हुआ और इस वजह से इकोनॉमिस्ट लोग इसको नाम दिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या नाम दिए बोले तो? सेमी का मतलब क्या होता है? आप आज तक पढ़े हो सेमी का मतलब आधा, बट इंग्लिश टर्म्स में सेमी मीन्स अ पोर्शन, कुछ इसमें अप्रोक्सीमेटली या अ पोर्शन ऑफ। तो अ पोर्शन इसमें क्या है बताइए? वेरिएबल। तो बाकी का पोर्शन क्या है? फिक्स्ड। दुनिया में इस तरीके के कॉस्ट आपको ज्यादा दिखते हैं। क्या बोलो डन है? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अगेन आप मेट्रो बस, कितने लोग मेट्रो में आए हैं? मेट्रो, अच्छा, बस ऑटो, हाँ, तो अल्टीमेटली सभी कोई अमीर बेटा अपना गाड़ी, उबर, ऐ तो उबर गाड़ी, ठीक, बाइक, ठीक है, एक ही बात है, एवरीथिंग इज ओके। अब सुनना मेरा बात, ये जो सारा कैलकुलेशन है, आप सपोज एक पॉइंट से चढ़ रहे हो, मान लेते हैं अपने श्याम बाजार से बस में बैठे। श्याम बाजार से जब बस में बैठते हैं, टिकट का दाम आज के डेट पे 10 रुपया मेरे ख्याल से मिनिमम है ना। अगर आप राम मंदिर उतरोगे, यहाँ पे राम मंदिर उतरोगे तो कितना लगेगा? 10 रुपया। मान लो आप आगे सेंट्रल एवेन्यू का मोड़ या ये महाजती सदन उतरते हो तो सीधा 20 लग जाता है। क्या लगता है ना, सपोज सीधा एक स्लैब चेंज होता है तो क्या होता है? अच्छा 15 लगता होगा शायद, अभी क्या लगता है? अभी 15 लगता है क्या? 10 का कितना हो जाता है? 15। अच्छा ऑटो में भी तो चढ़ते हो, 10 रुपया कहीं का भाड़ा होगा, फिर अगला भाड़ा सीधा क्या है? 12 रुपया, फिर 12 के बाद क्या है? 15 रुपया, जो भी है। क्या ये सीधा ऐसे बोलते हो तुम? सर सुनिए ना, आपका तो गिरीश पार्क तक का इतना था, एमजी का इतना था, हम राम मंदिर उतरे हैं, मेरे से 1 रुपया एक्स्ट्रा ले ले। क्या बस वाले से इतना धांधलेबाजी करते हो आप? नहीं करो ना, उसको बोलो ना, वो धक्का मार के गिराएगा नीचे, पहले बोले उतर पहले। तो क्या आप ऐसे बोलते देख हम तो पूरा जगह गया नहीं, ना गिरीश पार्क उतरा ना एमजी रोड, हम तो बीच में उतरा, मेरे से थोड़ा प्रपोर्शनेट खर्चा ले ले। क्या वो ये करता है? नहीं। तो वो तुमसे क्या लेता है? फिक्स चार्ज। बट देखो ये फिक्स भी नहीं है, कारण ये एक स्लैब वाइज चेंज हो रहा है। अच्छा लगा वर्ड, क्या बोले? स्लैब वाइज चेंज हो रहा है। जैसे टैक्सी, येलो टैक्सी में चढ़ोगे, चढ़ते ही मीटर चालू करता है 30 रुपया चालू, अगला 2 किलोमीटर तक, कभी बैठे हो? बैठे तो होंगे, अगला 2 किलोमीटर तक वो 30 का 30 में ही रहता है।
जैसे ही 2 किलोमीटर से आप 1 मीटर भी ऊपर जाते हो, टिल नेक्स्ट 200 मीटर्स, टिल नेक्स्ट, वो देखोगे आप 32.5 हो जाएगा। अब ये जो 32.5 होगा मतलब सीधा कितने से बढ़ गया, 2.5 रुपये से। कैसे? 2 किलोमीटर क्रॉस होता ही। कब तक? अगले 200 मीटर तक। जैसे ही 2.1 आता है ना, वो सीधा कहाँ चले जाता है पता है? 32.5। 2.2 होता है, 32.5 से सीधा चेंज हो जाता है मालूम, नेक्स्ट स्लैब। तो ये जो होता है ना, अपने बहुत ध्यान रख के चलते हैं। अपना घर सपोज यहाँ पे है, अपना घर यहाँ पे है, गाड़ी से आ रहे थे, यहाँ पे भाड़ा हो गया था 35 करके, या मान लो 135 करके, और वो जस्ट मीटर क्रॉस हुआ था। हमारा घर अगला 300 मीटर पे है। हमें मालूम है कि अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो हमारा ये भाड़ा 40 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब उस 140 को रोकने के लिए हम यहीं उतर जाते हैं, रहने दे भाई, यहीं रोक दे, हम 1 मिनट पैदल चल लेंगे। ये जो अपना साइकोलॉजी चलता है, क्यों चलता है मालूम? अपने भी वो मीटर देख रहे हैं, वो मीटर जैसे ही वो 100 में पहुंचता है, मालूम है एक और कदम आगे गया तो वो सीधा 2.5 रुपया बढ़ जाएगा। जबकि हम अगर यहाँ ही उतर जाए तो हम अपना रुपया बचा लेंगे। अभी तुम 2.5 रुपया के हिसाब से नहीं सोच रहे हो, मैं बोलना चाह रहा हूँ ये स्लैब वाइज सोच रहे हो। तो ये जो कॉस्टिंग का तरीका होता है, ये दुनिया में सारे कॉस्ट इस टाइप के होते हैं। अपने को लगता था आज तक खर्चा क्या होता है बताओ? वेरिएबल। या आज तक क्या होता है खर्चा? फिक्स। देयर इज नो कॉस्ट कॉल्ड वेरिएबल और फिक्स, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ कॉस्ट, बताइए, सेमी वेरिएबल। इसके अंदर सेग्रीगेशन है। जैसे मेरे सेंटर का रेंट भी क्या है? एक सेमी वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट, जहां पे क्या होगा, कुछ हद तक कुछ, फिर कुछ। तो ये जो स्लैब वाइज कॉस्ट इंक्रीज करता है, इसको क्या बुलाते हैं बताइए? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में जानेंगे, जो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कौन सा केस बनाया हूं? 3rd केस। सर क्या कर लोगे नेचर जान के? क्या कर लोगे आप नेचर जान के? मैं नेचर जान के बता सकता हूं इसके बाद कोई भी सेट ऑफ यूनिट पे कोई भी खर्चा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कैलकुलेटर हाथ में निकालिए, हमको खर्चा चाहिए, बोलो मत, चलो एवरीबॉडी बिना एग्जाम्पल लिखे सिर्फ कैलकुलेटर में कुछ ये कैलकुलेशंस करके दिखाइए। मैंने कुछ लिखा है, कुछ देखें क्या लिखा बताओ। कॉस्ट 1 का खर्चा बताना है कितने यूनिट्स पे? 30,000 पे। कॉस्ट 2 का खर्चा बताना है कितने यूनिट्स पे? 30,000 पे। और कॉस्ट 3 का खर्चा बताना है कितने यूनिट्स पे? बोलो 30,000 यूनिट पे। जिनका तीनों रेडी हो हाथ ऊपर। तीनों रेडी है, तीनों 30,000 का। ओके, हाथ नीचे। जैसे जैसे रेडी होता रहे हाथ ऊपर करते रहना कि सर हो गया मेरा। ओके ओके, 2 तीनों पे तीसरे वाले तक का 30,000 यूनिट पे खर्चा चाहिए। ऑनलाइन लाइव आप भी योगदान देंगे? ओके, हाथ नीचे, देख लिया। नए लोग जैसे जैसे निकालते रहे हाथ ऊपर करते रहिएगा, मैं देखते रहूंगा। ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक। I think almost everybody are ready. I think almost everybody are ready. Let's discuss. ऑनलाइन लाइव में एक आंसर आया है, देखते हैं कितने लोग इनके साथ है। ठीक है, उसके बाद मैं लाइव क्लास का आंसर लूंगा। ऑनलाइन लाइव में आंसर आया है 2 ठो, फतेमा का और अर्पणा का। मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक आंसर है 1 लाख, 3 लाख और 2,40,000, और एक आंसर है 1 लाख, 3 लाख और 2,60,000। कितने लोग 1 में हैं, कितने लोग 2 में हैं? 1 में कितने लोग हैं? 1 में। ओके, 1 में। 2 में कितने लोग हैं? 2 में। ओ, लड़ाई बराबर है, लड़ाई बराबर है।
तो मतलब ऑनलाइन लाइव में भी जो 2 आंसर आया, लाइव में भी ये 2 तरीके का आंसर है। तो क्यों ना इसके ऊपर अब चर्चा किया जाए। सर चर्चा में सिर्फ एक ही आंसर चेंज हुआ है, कौन सा? लास्ट। पहला दोनों तो चमकदार, सब कोई राइट। सर यानी जब बिहेवियर एकदम स्पष्ट हो तब तो आंसर एकदम स्पष्ट है। दिक्कत वही हुआ ना जहां दोनों भाव है उसके अंदर, तो वो दोनों भाव के हिसाब से हम कैसे तीसरे लेवल पे कॉस्ट निकाले। तो द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक इज, नाउ आई एम टेलिंग, we need to know the behavior wise cost to identify the cost at any level of the units। जैसी बिहेवियर पता चल जाएगा हम क्या निकाल सकते हैं उसका खर्चा कोई अदर लेवल ऑफ यूनिट्स के लिए। बोलो बात समझ में आ रहा है? हम ये टॉपिक क्यों पढ़ने वाले हैं। अब लिखेंगे कुछ नोट्स, एग्जाम्पल लिख के रखे हैं सब। उससे पहले अब नीचे लिखिए, ऐसे लिखना, बिहेवियर वाइज कॉस्ट से 3 एरो निकालना। बिहेवियर वाइज कॉस्ट लिखोगे बीचे बीच और उधर से 3 एरो निकालोगे। बताओ क्या क्या। सर डिस्कस तो कीजिए क्या राइट है। अरे थोड़ा सब्र रखो, जब हम तुम्हारे लिए इतना वेट किए अब तुम मेरे लिए वेट करो, ठीक है? बात करेंगे ना, नोचो जितने एक दूसरे को, हम बोल रहे ना तेरे को यही है, ठीक है? लड़ाई करेंगे ना, अब बताएंगे ना, क्यों टेंशन लेना। पहले लिखते हैं, थोड़ा दिमाग और साथ साथ में चलाते रहेंगे, ठीक है? चलिए लिखते। बताइए पहला कॉस्ट क्या बोला आपको? वेरी गुड, फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा कॉस्ट का नाम बताइए, वेरिएबल। नाम से ही समझ में आ रहा है सर, तो क्या दिक्कत। और बिहेवियर मतलब इनका नेचर डिसाइड करके हम बता सकते हैं, इनका बिहेवियर, इनका क्या चाल चलन है। अच्छा वर्ड लगा, चाल चलन। अगला बताइए, लास्ट टाइप ऑफ कॉस्ट, वेरी नाइस, सेमी वेरिएबल। अब तुम ये मत बोलना सर पार्शियलिटी किए हैं आप वेरिएबल ही नाम क्यों दिए, सेमी फिक्स्ड क्यों नहीं बोले। अब वो नामकरण करने का तरीका, जो नाम दिया उससे जाके पूछ, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है? और सेमी ही क्यों, कुछ भी प्रपोर्शन हो सकता है। एग्जैक्टली, द वर्ड सेमी मीन्स एनी प्रपोर्शन। क्या डन है बात आपको? फिक्स्ड के नीचे लिखना क्या मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। इफ द टोटल कॉस्ट एट डिफरेंट activity levels, what do you mean by activity levels sir? Production units. If the total cost at different activity levels remains, बताओ क्या, सेम या कांस्टेंट। क्या डन है? बताइए इस हिसाब से मेरे ऊपर में 3 जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो किसको तुम घोषित करोगे फिक्स्ड कॉस्ट? देयरफॉर कॉस्ट टाइप 1 इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। क्या इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो जो आपने ऊपर 3 एग्जाम्पल लिखवाया हमें, उसमें जो पहला वाला था वो एक फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल था, क्योंकि उसमें डिफरेंट लेवल्स पे कॉस्ट रिमेन सेम। ओके, नेक्स्ट, कैसे पता चलता है वेरिएबल है? लिखना, इफ द टोटल कॉस्ट चेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, proportionately with change in activity level। क्या अच्छा लगा ये वर्ड? प्रोपोर्शनेटली मतलब बढ़ रहा है तो एक पैटर्न में बढ़ रहा है, डबल हो रहा है तो डबल हो रहा है, 1.5 हो रहा है तो 1.5 हो रहा है, जो भी हो रहा है वो एक पैटर्न में इंक्रीज कर। तो इससे हम एक और मीनिंग निकालेंगे पहले, देयरफॉर डैश पर यूनिट कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। बताओ क्या? कांस्टेंट कॉस्ट पर यूनिट, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या है सर? कि वो कांस्टेंट रहता है, किस वाइज? पर यूनिट वाइज, यानी एक एक यूनिट का खर्चा हर सेट ऑफ यूनिट्स पे क्या रहेगा? सेम। जैसे कि अब बताओ कौन सा एग्जाम्पल मेरा ऊपर से, कॉस्ट 2 कैसे निकाले आप? लिखो, सिंस
कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, पहले कॉस्ट लिख लो, कॉस्ट पर यूनिट एट 10,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू, बताओ कितना, 10 रुपीज, एंड कॉस्ट पर यूनिट एट 20,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू ऑल्सो कितना, 10 रुपीज. देयरफॉर कॉस्ट 2 इज अ वेरिएबल कॉस्ट. Therefore cost 2 is a variable cost. Perfect everybody. लास्ट जिस पे झमेला है, बताओ इसको तुम सेमी वेरिएबल क्यों कैसे बोल सकते हो, कोई डेफिनेशन डिराइव करके दो. अच्छा, मतलब इंक्रीज करेगा, चेंज करेगा, बट नॉट नेसेसरी प्रोपोर्शनेट. देखो क्या हुआ, यूनिट डबल हुआ बट कॉस्ट डबल नहीं हुआ. क्या कॉस्ट बढ़ा, बट क्या कॉस्ट बढ़ा. एक चीज देखो, क्या टोटल में फिक्स्ड है ये, कैसे बोले टोटल में फिक्स्ड है ये, कैसे फिक्स्ड नहीं है, क्यों फिक्स्ड नहीं है बोलो. क्योंकि सर देखिए 10,000 में एक है तो 20,000 में एक 80 है, तो ये फिक्स तो. अच्छा अब देखते हैं क्या ये वेरिएबल है कि नहीं. कैसे जज करोगे, पर यूनिट निकालते हैं. एक बार निकालो तो पहले वाले का पर यूनिट कितना आया, 10 रुपया. सेकंड वाले का निकालो, ओ 9 रुपया आ गया. एक मिनट 9 रुपया आ गया क्या, यानी 10 नहीं है सेम दोनों में. तो ना तो ये क्या है, ना तो ये क्या है फिक्स्ड, ना तो ये क्या है, क्योंकि फिक्स्ड के लिए क्या बिहेवियर था, फिक्स्ड के लिए क्या बिहेवियर था, टोटल में सेम रहेगा. एंड वेरिएबल के लिए क्या बिहेवियर था, पर यूनिट सेम रहेगा. और ना तो ये टोटल में सेम है, ना तो ये पर यूनिट में सेम है, तो ये एक कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट. पहले बोलो डन हो रहा है क्या बात, कि किसको हम एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट घोषित करेंगे. जब हम दो सेट ऑफ यूनिट में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, बताओ. स्टेप 1, टोटल में क्या दिख रहा है. अगर टोटल में सेम है तो क्या बोल दोगे, फिक्स्ड है. नहीं दिखा टोटल में सेम तो क्या निकालने जाओगे, पर यूनिट कॉस्ट. पर यूनिट कॉस्ट सेम दिखा तो क्या घोषित कर दोगे, वेरिएबल. नहीं दिखा पर यूनिट सेम तो क्या घोषित कर दोगे, सेमी. तो हाउ टू जज अ कॉस्ट क्लियर है क्या आपको, पक्का एवरीबॉडी. तो लास्ट वाला ना तो क्या है फिक्स्ड, ना तो क्या है वेरिएबल. क्यों, क्योंकि ना तो ये टोटल में सेम है, ना तो ये पर यूनिट सेम है. लिखो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के नीचे, इफ टोटल कॉस्ट चेंजेस विथ चेंज इन एक्टिविटी लेवल but not dash, very good, but not proportionate. तो उसको क्या बुलाते हैं सर हम, सेमी वेरिएबल. इफ टोटल कॉस्ट चेंजेस विथ चेंज इन एक्टिविटी लेवल बट नॉट प्रोपोर्शनेट. तो सर इसमें कैसा प्रॉपर्टी होगा, कैसे पता करेंगे अब अगले वाले टाइम के लिए. तो डन है बात, आपको अब जानना है तो नीचे लिखना. इसके बाद by defining the behavior of a cost type या cost item, by defining the behavior of a cost item we can calculate total cost at different levels of activity. How? Let us understand by the very same example. Calculate total cost at 30,000 units of each cost item. क्या यही अभी आपको समझा रहा था मैं, तो उसको नोट्स के तौर पे लिखवा दिया कि ये करके क्या पता चलेगा सर आपको, कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल. तो चलो इसको समझ लेते हैं उसी वाले एग्जांपल से जो अभी चल रहा था.
क्या निकाल के बताओ, कॉस्ट एट 30,000 लेवल। चालू करें, चलो कॉस्ट 1 बताओ, इसके बारे में क्या बोलोगे? तो फिक्स था, देयरफॉर टोटल कॉस्ट एट 30,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू बोलो 1 लाख, क्योंकि ये कौन सा कॉस्ट था बताओ? फिक्स्ड कॉस्ट। डन। कॉस्ट 2 बोलो, कॉस्ट 2 वाज अ वेरिएबल कॉस्ट। कैसे पता किए थे? ऊपर लिखा हुआ है, पर यूनिट सेम कर दिए थे। देयरफॉर टोटल कॉस्ट एट 30,000 यूनिट इज इक्वल्स टू ₹20 पर यूनिट इंटू 30,000 यूनिट्स। करेक्ट? 10 था क्या? सॉरी, 10 पर यूनिट इंटू 30,000 पर यूनिट। क्या 10 रुपया आया था रेट और 30,000 यूनिट पे निकालना था? तो आंसर बताइए कितना हो गया? 3 लाख। क्या सबको ये 2 टाइप तक का ओके है? क्या सबको 1 लाख और 2 लाख तो क्लियर है? मजा किस में है बताओ? अब लास्ट वाले में क्या लिखना है बताइए? कॉस्ट 3 क्या घोषित किए बोलो? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्यों घोषित किए सेमी वेरिएबल कॉस्ट सर? ना तो टोटल में सेम है, ना तो पर यूनिट सेम, तो ये एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब इस केस में कॉस्ट कैसे निकाले? तो काफी लोगों का आंसर 240 था और काफी लोगों का आंसर 260 था। बेस्ट तरीका सुनना, बेस्ट तरीका पहले तो यूनिट्स कितने से चेंज हुआ? 10,000। पहले भी 10 का 20 हुआ था, चेक करो। क्या 10 का 20 हुआ था? पहले सुनना, 10 का 20 हुआ था तो ये 1 लाख का कितना हो गया? 180। यानी 10,000 यूनिट और बनाने के लिए क्या 80,000 खर्चा और लगा? एक बार शांति से समझना, 10,000 यूनिट और बनाने के लिए क्या 80,000 खर्चा और लगा? ये समझ में आया सबको कि 10,000 का 20,000 हुआ तो 1 लाख का 180 हुआ। मतलब टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा 10,000 यूनिट्स वी नीड टू इनकर एक्स्ट्रा 80,000। 20 से 30 जाएंगे, कितना यूनिट्स बढ़ा? तो और एक्स्ट्रा कितना लगेगा? 80,000। ऐड करो एक बार, 160 में 80,000, 2,60,000। पहला आंसर। अब जितने लोग का 240 आया, क्या जानना चाहूंगा मैं कैसे निकाले? एनीबडी 240 जो लाए थे हाथ ऊपर? ओके, 240 कैसे लाए? तो 8 रुपया हो जाएगा। मतलब बोल रहे हो पर यूनिट एक पैटर्न में गिरेगा। देखो वो लोग क्या बोले, बोले अगर 10 का 10 आया, 20 का 9 आया तो 30 का लगा 8 रुपया करके होगा। इस वजह से हमने उसका क्या आंसर दे दिया बताइए? 240। तो नहीं लगता ये दोनों बात में कौन सा बात सही है जानना चाहिए हमें एकदम इन डेप्थ जाके, ताकि अगली बार से कोई दिक्कत ना हो। और विच वन इज राइट, बड़ा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। अगला 10 मिनट अगर आप समझ जाओगे ना, अगली बार से आपको वो यूज नहीं करना पड़ेगा। बट द मेन रीजन जो आप आज तक नहीं सीखे ये चीज को, वो मैं सिखाना चाहूंगा। क्या तैयार हो आप जानने के लिए? बताना मेरे को, इस 1 लाख में क्या क्या है? वेरी गुड, फिक्स्ड भी है और वेरी गुड। इस 180 में भी क्या क्या है? फिक्स्ड भी है और वेरिएबल। मेरा आपसे सवाल, जो फिक्स्ड है क्या वो दोनों केस में जो भी है सेम है? अच्छा लगा ये वर्ड, वापस से बोल रहा हूं, जो फिक्स्ड है दोनों में वो जो भी है वो सेम है। ओके, इन दोनों में जो वेरिएबल है वो जो भी है पर यूनिट सेम है। अच्छा लगा ये बात? वापस से, इसमें जो भी वेरिएबल है वो पर यूनिट सेम है। जो चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? यूनिट्स के कारण जो चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? हाँ या ना? क्योंकि यही तो वेरिएबल और फिक्स्ड का डेफिनेशन है। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल बेसिस। अच्छा लगा बात? फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन टोटल, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन पर यूनिट बेसिस। तो पर यूनिट वाइज वेरिएबल कॉस्ट जो भी है दोनों में सेम है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो भी है दोनों में वो भी सेम है। यस और नो? यस। अगर ये बात समझ में आया तो देखो कुछ लिख रहा हूं, पहले मेरे को लिखने देना। टोटल कॉस्ट एट 20,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यस एवरीबडी? विच इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 20,000 यूनिट्स। ये समझ में आया क्या?
वेरिएबल कॉस्ट जो भी आया है वो कैसे आया है, एक एक यूनिट का जो लगा इनटू कितना 20,000 यूनिट बनाने के लिए, क्योंकि ये कितने थाउजेंड का यूनिट्स का खर्चा है 20,000। बट क्या फिक्स्ड में भी वैसे लिखूं कि फिक्स्ड को एज इट इज वैसे ही छोड़ दूं? फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स ऐसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या डन है आपको बात? जल्दी से बताना, टोटल कॉस्ट एट 20,000 यूनिट्स कितना था? 1,80,000। करेक्ट एवरीबॉडी? अगर ये लाइन ओके है, मेरे को 10,000 वाले का भी इक्वेशन बोल सकते हो। टोटल कॉस्ट एट 10,000 कितना था? 1,00,000। बताओ उसमें किस तरीके से लिखोगे? अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो भी है इनटू 10,000 यूनिट जो लगेगा, प्लस अलग से कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है जो दोनों में सेम है और पर यूनिट दोनों में सेम है। अच्छा लगा ये दो इक्वेशन? बचपन में एक मैथ्स करते थे, जब भी दो वेरिएबल होता था आप माइनस करके, एलिमिनेटिंग कंसेप्ट करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड करके कोई एक वेरिएबल निकाल लेते थे। हम दोनों को क्या कर दे रहे हैं मालूम? माइनस। आता था ये, बचपन में किया हुआ है, छोटा मोटा बात है। इक्वेशंस, मेरे ख्याल से आप मैथ्स पास करके आए हो, और वो भी जिस टर्म में आप पास किए हो दैट वाज अ वेरी यूनिक टर्म बिकॉज द पेपर वाज वेरी नाइस। तो हम सोचते हैं इतना तो आता होगा कि हम जो ये काम कर रहे हैं। हाँ सर, इतना भी नीच मत समझिए हम लोग को। ओके, तो ये जो आप माइनस किए हो इसके वजह से क्या हुआ चेक करो। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट हट गया, क्या बचा बताइए फटाफट? क्या क्या बचा फटाफट इधर बताइए। आप 80 देख रहे हो, मैं एक बार इसको वैसे ही लिख रहा हूं जो था, 180 माइनस 1,00,000, यही तो किया आप। 80 आप देखो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इस तरफ बोलो, मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 20,000 माइनस क्या हो रहा है बताओ? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 10,000। क्या कॉमन आ रहा है इस तरफ से बोलो तो? ओके, इसको अगेन मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं और इधर से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉमन ले रहा हूं। क्या आ रहा है इधर बोलो तो? 20,000 यूनिट्स माइनस 10,000 यूनिट्स। क्या ये नीचे चले जाता है डिवाइड में? तो बताओ ऊपर क्या हुआ? रुपी 1,80,000 माइनस क्या? रुपी 1,00,000 डिवाइडेड बाई नीचे बोलो 20,000 यूनिट्स माइनस 10,000 यूनिट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक बार अब आंसर बताओ तो, 80,000 बाई 10,000 कितना आया? 8 रुपया करके। बचपन में आप इसको एक फॉर्मूला के तौर पे याद करते थे, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला? दिस इज द डेरिवेशन। यहाँ से आता है वो फॉर्मूला कि भैया वेरिएबल कॉस्ट अगर एक एक यूनिट का जानना है तो चेंज इन कॉस्ट पढ़े थे हम लोग, डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी, हेंस प्रूव्ड। क्या ऊपर कॉस्ट था ये 20,000 पे, ये क्या था? कॉस्ट एट 10,000, चेंज इन कॉस्ट। नीचे क्या है? 20,000 यूनिट माइनस 10,000 यूनिट, यानी चेंज इन क्वांटिटी। अल्टीमेटली क्रक्स ये निकला कि क्या निकालना पड़ता है बताओ? चेंज इन कॉस्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी। ये निकालते ही क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट वाला पोर्शन। एक बार वेरिएबल कॉस्ट वाला पोर्शन आ गया, जो कि कितना आया बताइए आप लोग यहाँ पे? हाँ, 8 रुपया आया। तो आंसर तो वेरिएबल कॉस्ट का निकल गया कि वेरिएबल कॉस्ट इसमें 8 रुपया छुपा हुआ है। अब क्या करते थे बचपन में बताओ? कोई भी एक इक्वेशन में इसको पटक देते थे, मतलब या तो 20,000 वाले में या तो 10,000 वाले में। मान लेते हैं हम 10,000 वाले में पटके। बताओ टोटल कॉस्ट एट 10,000 कितना था? सर वेरिएबल कॉस्ट इंटू 10,000 प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, और ये जो 10,000 पे कॉस्ट था वो था 1,00,000 इज इक्वल्स टू 80,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, हेंस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू 20,000। यानी इसमें, इस पर्टिकुलर कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? टोटल में 20,000, वेरिएबल कॉस्ट कितना है पर यूनिट में? 8 रुपया। अब जब ये आ गया, बोलो ना किस पे निकालना है? 30 पे। 30,000 पे क्या क्या लग रहा होगा? वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपया करके और फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 करके। वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपया इंटू 30,000 कितना होता है? निकालो, 2,40,000। और क्या ये 20,000 और भी लग रहा होगा? प्लस 20,000 260 पहले भी बोले थे, जो फर्स्ट पार्ट से आंसर आया था, और 50% लोग यही निकाले थे। तो व्हाट वाज द स्टेप टू कैलकुलेट दिस? अल्टीमेटली इतना मेहनत नहीं करेंगे एग्जाम में, सीधा वो जो फॉर्मूला लिखाया बताइए क्या निकालेंगे? चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी निकाल के तुरंत क्या निकाल लेंगे? साइड वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट यूज करके कोई भी एक सेट ऑफ यूनिट पे क्या निकाल लेंगे? टोटल। अब आप तीसरा का बोलिए ना, हम ऐसे ही निकाल देंगे।
यानी अनलेस अदरवाइज चेंजिंग एनीथिंग, इस तरीके से थर्ड वाला चीज निकलता है। सर अगर कुछ चेंज होगा आने वाले टाइम में, उसका बात बाद में करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज का दिन में सिर्फ फिक्स्ड बात करेंगे, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा। क्या डन हो रहा है 260? एक बार पहले लिखो ये सारा बात जो मैंने लिखवाया। आप यहां तक लिखे थे क्या? नहीं, यहां से नहीं लिखे हो ना कुछ। प्लीज एक बार ये डेरिवेशन उतारो, फिर अल्टीमेटली बोलूंगा करना क्या है। ये सब बहुत काम आएगा आपको बाद में, बट एक बार सिर्फ लिखो इस बात को। क्या किए सर आप, कैसे डिराइव किए आप ये फॉर्मूला, पहले लिख लो, फिर मैं इसका क्रक्स बताऊंगा कि अल्टीमेटली करना इतना चीज नहीं है, करना बहुत छोटा काम है, बट समझ दे तो एक बार क्या कर रहे हैं। प्लीज नोट इट डाउन एवरीबॉडी। ये बीच में था टोटल कॉस्ट एट 10,000 यूनिट्स। लिखते लिखते सोचते रहना, हाँ यार यही तो था बचपन का इकोनॉमिक्स। I am loving the fact that many are not seeing and writing. Many are just writing by themselves and then telling with the answer given above. सर आपने वो जो पहला तरीके से फटाक से निकाला था 260, वो भी तो काम करेगा? बिल्कुल करेगा। और वही तो बात हुआ, देखो ध्यान से। आपने 20,000 तक का खर्चा निकाला हुआ था, कितना था 20,000 का खर्चा बताओ? 20,000 तक का कितना था बताओ? 180। एक्स्ट्रा और कितना बना रहे हो? 10। ये एक्स्ट्रा 10 बनाने में कुछ एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा कि वो जो फिक्स्ड कॉस्ट उस 180 में इंक्लूडेड है वो ही रहेगा? सोचो, मेरा जवाब देंगे हाँ सब कोई। क्या उस 180 में जो फिक्स्ड कॉस्ट था 20,000 करके, क्या वो इंक्लूडेड है? तो 30,000 में भी वो 180 में तो इंक्लूडेड है। सिर्फ जो एक्स्ट्रा लगना है वो किसका लगना है? वेरिएबल का लगना है। जो एक्स्ट्रा लगना है वो किसका लगना है? कितना करके लगना है? 8 रुपया करके। कितने यूनिट्स पे? 10,000। 10,000 इंटू 8, 80,000 एक्स्ट्रा लगना है। तो सीधा 180 पे क्या जोड़ सकते थे? 80,000। थोड़ा सा और माइंड को क्विक चलाने का तरीका, MCQ है रे, तो थोड़ा जल्दी चलाना होगा। Although the format to do the sums is not this, I am writing it down right now only. बट एक बार पहले ये सीख लिए क्या? पक्का यहां तक लिख लियो सब? असम्पशन ले ले, लिखना नीचे एक बार। Therefore, how to segregate semi-variable cost into variable and fixed cost। कैसे हम एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में तब्दील कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स का जिसके जिसके माथा में भूत है वो यही बोलना चाह रहा है, वो जो चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी, तो मार्जिनल कॉस्ट का डेफिनेशन था। तो वेरिएबल कॉस्ट एक मार्जिनल कॉस्ट हुआ क्या? ऑफ कोर्स।
क्या उसी कंसेप्ट से मैंने निकाला आने वाले का कि एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, काम खत्म। मार्जिनल का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा। सब सीखेंगे, क्यों टेंशन लेते हो, पूरा चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, नाम ही है। क्या डन है? चलिए यहां पे बताइए सबसे पहले क्या निकालते हैं, बोलो स्टेप 1, बोलो 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 स्टेप 1 प्लीज एवरीबॉडी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए जो डिराइव किया अभी जस्ट ऊपर। वेरी गुड, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है इसका मतलब होता है चेंज, इस ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज। तो हमने किया चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। ऑफ कोर्स चेंज निकालना है मतलब कितना डेटा चाहिए, दो डेटा होगा तभी तो ये बता सकते, नहीं तो भाड़ में जाओ, नेचर बता ही नहीं सकते थे। नेचर बताने के लिए कितना डेटा चाहिए, एटलीस्ट दो बता दोगे, हम बता देंगे इसका बिहेवियर क्या। क्या डन है बात? वेरिएबल कॉस्ट आ गया। स्टेप 2 क्या निकालोगे बताओ? फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे निकालोगे? अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल वाइज। कैसे निकालोगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, बोलो तो कैसे किए थे ऊपर? कोई भी एक लेंगे और उसका क्या निकाल लेंगे, टोटल से वेरिएबल हटा देंगे, यानी टोटल कॉस्ट माइनस क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कोई भी एक क्वांटिटी पे, चाहे वो 10,000 पे चाहे वो 20,000 पे। सर आप 10 पे किए थे तो 20 पे भी करोगे तो वही आएगा। क्या सही बात है कि नहीं? बोलो एवरीबॉडी ओके यहां तक? ये जैसे ही आ जाएगा हाउ टू फाइंड 30,000 पे तो इजी है। बताओ नए वाले पे क्या होगा बताओ? यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या तीसरे 30,000 पे आंसर आने लगेगा एकदम फटाक से? एक एग्जांपल और दे रहा हूं, फटाफट करोगे ये वाला ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तैयार हो सब? एक बार लिखो एग्जाम्पल 2। तो ऊपर था एग्जाम्पल 1, अब लिखो एग्जाम्पल 2। कैलकुलेट total cost at 80% capacity level if 40,000 units can be produced at 100% level. The cost structure are as follows. Particulars, %50, 100%। यानी कि ये 40,000 यूनिट पे है तो ये कितने यूनिट्स पे है मेरे को बता दो। ये 50% कैपेसिटी मतलब कितने यूनिट्स पे है बता दो। ऑफ कोर्स 20,000 आधा पे। और हम मांगे कितने पे हैं तुमसे? 80 मतलब कितने पे? 80 मतलब कितने पे? 32,000। कैसे आया 32? बोलो 100 पे अगर 40,000 यूनिट बना रहे हो तो 80 पे कितना बनाओगे? 40,000 का 80% कितना होता है बताइए? 10, 32। ठीक, नीचे लिखना चालू कर रहा हूँ। मटीरियल कॉस्ट, यानी अभी तक जो मैंने कॉस्ट 1 बोला था उसको नाम दे दिया, इस बार क्या लिखा बोलो तो? मटीरियल कॉस्ट। लिखना 5 लाख, 10 लाख। लेबर कॉस्ट 3 लाख, 6 लाख। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख, 2 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर ये सब क्या भाषा यूज कर रहे हैं आप? भाड़ में जाए, तुम्हारे लिए कॉस्ट 1, कॉस्ट 2, कॉस्ट 3, कॉस्ट 4 चल रहा है। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे यहां 1.5 लाख, 1.5 लाख। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, हे भगवान क्या सब बोल रहा है। क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो बिहेवियर जानना है। नाम में क्या रखा है, सीखा लिखूं या कुछ भी लिखूं। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड 1 लाख और 160।
लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या बोला? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। लिखिए 50,000 और 80,000 या 80 की जगह, अच्छा चलो 80 रहने दो। दैट्स इट। क्या करना है सर? हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। कितने पे? 80%। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा बताओ? हाँ वेरी गुड। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा बताओ? पहले ये तो पता करें कि इन सारे 6 खर्चों में, 6 खर्चे दिए क्या, कौन से कॉस्ट किस बिहेवियर के हैं। कैसा पता करोगे कि कौन से कॉस्ट किस बिहेवियर के हैं? पहले देखेंगे टोटल में सेम है कि नहीं। अगर टोटल में सेम है तो क्या घोषित कर देंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। फिर क्या देखेंगे? पर यूनिट सेम है कि नहीं। अगर पर यूनिट सेम है तो वेरिएबल घोषित कर देंगे। अगर ना टोटल में सेम है ना पर यूनिट में सेम है तो क्या घोषित कर देंगे? सेम। तो पहले तो घोषित करेंगे, यानी पहले करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच कॉस्ट। चलो लिखो नीचे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ ईच कॉस्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ ईच कॉस्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ ईच कॉस्ट। फटाफट एवरीबॉडी। मटीरियल कॉस्ट बताओ क्या है? इट इज अ डैश कॉस्ट। मटीरियल कॉस्ट इज अ डैश कॉस्ट। बोलिए वेरिएबल कैसे बोल पा रहे हैं लोग? सर टोटल में तो सेम नहीं है, कारण 5 लाख का 10 लाख हो गया, तो हमने निकाला पर यूनिट कॉस्ट। 5 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 कितना आया बताओ तो? 25 रुपया। और 1 लाख सॉरी 10 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 कितना आया? 25 रुपया। अगर दोनों का 25-25 आ गया, इसका मतलब इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। पहले बोलो सबको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो ही हाँ बोलना, नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, क्योंकि नेक्स्ट कॉस्ट से आप करने वाले हो। क्या पहला वाला ओके है सबको? टोटल में क्या सेम था? नहीं, तो ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। तो पर यूनिट निकाले, क्या पर यूनिट सेम आ गया? बात खत्म, इट इज अ डैश कॉस्ट। बोलिए वेरिएबल कॉस्ट। सर अगर पर यूनिट भी सेम नहीं आता तो क्या बोल देते? सेमी वेरिएबल। तो ऐसे करके क्या आप सारे कॉस्ट को एक एक करके जज करोगे? चलो जज करना चालू करो। एक एक करके सारे कॉस्ट को पहले आइडेंटिफाई करो क्या है। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि मटेरियल कॉस्ट इज अ डैश कॉस्ट। मैंने तो लिख दिया आपके बोलने पे वेरिएबल कॉस्ट। मैं तो आपका बात मानता हूं, आप मानते हो कि नहीं देख लेना। पहले थोड़ा बताना यार, पहला पहला बार है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड शुरू में, मालूम है कि नहीं? हमको मालूम है कई लोग बहुत होशियार है, सीधा निकाल सकते हैं। अरे हम तुम लोग को जानते नहीं क्या, सारा होशियारी ठंडा कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज होशियारी साइड रखेंगे, और जैसे ही ये बोल रहा है करते हैं ना। जब हम लिख सकते हैं तो तुमको भी लिखना। तुम देख रहे हो ये आदमी आजकल ज्यादा लिखने लगा है, इंटर आ गया। फाउंडेशन में तो कहाँ कहाँ क्या लिखता था पता ही नहीं, इसका कॉपी नहीं समझ सकते थे। टिक्की टिक्की था ना उस समय, टिक्की टिक्की। अब थोड़ा हमको भी सभ्यता के साथ लिखाना पड़ता। बताओ लेबर कॉस्ट इज पक्का? कैसे? सर टोटल में सेम नहीं है, पर यूनिट निकाले और वो सेम आया है कि नहीं? 6 रुपया है ना? कितना है? 15 रुपया। 15 रुपया, और दूसरे वाले में भी 15 रुपया। ठीक। डायरेक्ट एक्सपेंस भी वेरिएबल है, इधर वेरिएबल कॉस्ट। ओके। व्हाट अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड? सर हमको नाम नहीं समझ में आया, बट हम बोले ना आज अपने नाम से जज ही नहीं कर रहे हैं, वो तो करेंगे किस दिन? जिस दिन एक और रूप से कॉस्ट को समझेंगे। अभी तो किस रूप से समझ रहे हैं? बिहेवियर वाइज। तो क्या फर्क पड़ता है कि नाम राम है, जोदू है, मोदू है? कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नाम से लेना देना नहीं है, बिहेवियर से लेना देना है। अभी
इज अ डैश कॉस्ट। बोलो कैसे बोले फिक्स सर? टोटल में सेम, तब पर यूनिट निकालने ही नहीं जाएंगे। नेक्स्ट ओके, कौन सा वाला? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कैसे बोले सेमी वेरिएबल कॉस्ट? सर ना तो टोटल में सेम ना तो पर यूनिट में सेम, चेक किए और ना तो टोटल में सेम आया ना तो पर यूनिट में सेम आया। लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या सारा जज हो गया है? अब आप बोलो ना किस में निकालना है, बस बोलो, बस बोलो कितने पे निकालना है? 80% यानी कितने यूनिट्स पे? आप किसी पे भी बोलो अब निकाल देंगे। आप तो सिर्फ एक में मांगे, आप 10 में मांगो हमसे, हम सब पे निकाल सकते हैं। यानी एक बार क्या आइडेंटिफाई हो जाए नेचर, उसके बाद आप कोई भी सेट ऑफ यूनिट्स पे आंसर मांगो हम आंसर कर देंगे। तो क्या आप तैयार हो आंसर करने के लिए? तो लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट डैश परसेंट कैपेसिटी। बोलो 80% कैपेसिटी यानी कितने यूनिट्स पे? 32,000। कैसे आया है 32,000? बोलो तो 100 पे अगर 40,000 बना रहे हैं तो 80% पे कितना? बोलो 32,000। क्या डन है? 40,000 का 80%। पर्टिकुलर्स और उसके बाद रूपी चालू हो जाते हैं। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट। बताओ मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगा 32 पे? 8 लाख। 8 लाख कैसे आया ये 8 लाख? सर एक यूनिट का खर्चा निकाले थे, कितना था बताओ इधर? इट वॉज वेरिएबल एट द रेट कितना करके? बोलो 25 रुपया पर यूनिट। याद आ रहा है वाला बात? नहीं निकाले थे तो निकालना पड़ेगा। 25 रुपया पर यूनिट, तो अगर ये 25 करके था तो 25 इंटू 32 बताओ कितना आया? 8 लाख। समझ में आया? सर हम 10 का सीधा 80 कर दिए। एक बार ये सब चीज हम अभी ना बोले तो बेटर है, पहले आप इस तरीके से सीखो जो मैं सिखा रहा हूं। शॉर्टकट्स विल बी अंडरस्टूड लेटर ऑन। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट बताना कौन सा कॉस्ट? लेबर कॉस्ट। सेम लॉजिक से पहले पर यूनिट कॉस्ट बताओ कितना निकला था? 15 करके आया था ना सर? वो तो हम कैलकुलेटर में निकाल के छोड़ दिए थे ना 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 ना, चाहिए हमको। क्या ये 15 आया? अब बताओ नीचे 15 इंटू 32 80,000। ग्रेट। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस कितना करके आया था? 5 रुपया इंटू 32। 5 रुपया आया था, याद है? नहीं आया तो वापस निकाल लेंगे सर, उसमें क्या है। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड। सर इसमें तो कुछ नहीं निकालना था, इसमें तो सिर्फ लिख देना है। कितना था बोलो? 1.5 लाख। अभी भी कितना रहेगा? 1.5 लाख। अब ये दोनों के लिए थोड़ा मेहनत करना है। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, इसके लिए मैं बना दूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, और दूसरा बनाना है हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसके लिए मैं बना दूंगा वर्किंग नोट नंबर 2। जैसे ये दोनों काम करेंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 में सेग्रीगेट करेंगे क्योंकि अभी तक तो सिर्फ नेचर डिसाइड किए, और फिर वो तीसरे वाले के लिए आंसर निकालेंगे। चलो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। देख रहे हो प्रेजेंटेशन इन एग्जाम हॉल कैसे जाता है? हमेशा वर्किंग नोट का भी एक नाम होना चाहिए कि क्या निकाल रहे हो उसमें। सिर्फ वर्किंग नोट लिखने से नहीं होता। विदाउट द नेम द नोट इज ऑफ नो यूज। आपको पहले लिखना होगा कि ये क्यों निकाल रहे हो। बताओ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। जल्दी से बताना। सबसे पहले क्या निकाले थे आप इसमें? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकाले सर? अब हम स्मार्ट वर्क किए सर, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब हम स्मार्ट वर्क करेंगे। अब हम वो पूरा मेथड नहीं लिखेंगे आपका जो आप कर रहे थे हमें, अब हम सीधा चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी यूज करेंगे। बताओ चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना?
हाँ 60,000 पक्का? मैं नहीं देख रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो मान ले रहा हूँ, इतना तो भरोसा करूँ। डिवाइडेड बाई 20,000 यूनिट्स, तो 3 रुपया करके वेरिएबल आया। अच्छा वेरिएबल नहीं था ये, फिक्स नहीं था ये तो समझ में आ गया था। चलो अब वेरिएबल निकल गया इसमें से, तो बताओ फिक्स्ड कॉस्ट कितना? कोई भी एक पकड़ लेते हैं, कोई भी एक, या तो 50% या तो 100%, या तो 50% या तो 100। कौन सा वाला पकड़ोगे आप बताओ? 100 वाला पकड़ना है। 100 वाले में कितना था टोटल कॉस्ट बताइए? 100 वाले में टोटल कॉस्ट कितना था बताइए? 1,60,000। 100 वाला ले लिए तो वेरिएबल कॉस्ट भी 100 वाला लेंगे। 3 रुपया इंटू कितना यूनिट्स? 40,000 यूनिट्स। तो बताओ 1,60 में 1,20 चला जाएगा तो कितना आएगा फिक्स्ड कॉस्ट एवरीबॉडी? 40,000 रुपया। क्या आया क्या फिक्स्ड कॉस्ट? 40,000। चेक करेंगे 40,000 कैसे आया सर? कोई भी एक पकड़ लेंगे, कोई अगर 50% लेके किया उससे भी 40 आएगा, चेक कर लो। अगर तुमको 50% वाला कॉस्ट 1,00,000 माइनस 3 रुपया इंटू 20,000 करोगे, 1,00,000 था कि 80,000 था? यहाँ कितना था? यहाँ 1,00,000 था ना। 1,00,000 माइनस 3 रुपया इंटू 20,000 करोगे तो भी 40,000 आंसर आएगा। आ गया क्या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? टोटल फिक्स्ड आ गया, वेरिएबल आ गया। देयरफॉर टोटल कॉस्ट एट कितना 1000 यूनिट्स? बोलो 32,000 यूनिट्स इज, बोलो कैसे निकालोगे? 3 इंटू 32 प्लस अलग से कितना? 40। 3 रुपया 32,000 और अलग से कितना? 40। बताओ कितना आया आंसर? 1,36,000। सर क्या इतना मेहनत करना पड़ता है एग्जाम हॉल में? बाबू अभी तो चालू किए हैं, पक्का ये क्यों करवा रहा होगा? शुरू वाला टाइम है, एग्जाम तक जाते जाते आप ये सब काम टंच कैलकुलेटर में कर लोगे। दूसरा दिक्कत तो यहाँ ही नहीं, अब आएगा नेक्स्ट डे से दिक्कत, जहाँ मैं चेंज करूंगा कॉस्ट में, तब तो तुमको एक जगह लिखना होगा पहले क्या था अब क्या हुआ, सब करवाऊंगा, दिक्कत मत करो। यहाँ तक जितना करवा रहा हूँ पहले समझो। बताओ ओके, ये 1,36 ऊपर पुट कर देते हैं, 1,36,000। अब बस एक और वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट नंबर 2, जहां आप किसका कैलकुलेशन दिखाओगे मेरे को? सेलिंग एंड। एकदम सेम वे में बनाओगे सारे बच्चे, इसमें मैं मदद नहीं करूंगा, हाथ छोड़ दिया आपका। गिरो पटको जो करना है करो, बट मेरे को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का वर्किंग नोट 100% लोगों से चाहिए। राइट जैसे अभी वर्किंग नोट नंबर मैंने 1 बनाया, आपको 2 बनाना है। बोल हाँ ठीक है, वो तो सुन ही लेंगे, बट तरीका जैसे मैं किया मेरे को एक बार अच्छे से लिख के दिखाओ, ताकि दिमाग चलते रहे वापस से। अच्छा आज ये सीखे, अच्छा ये सीखे, ठीक है। आगे तक जाते जाते ये एक बस टूल बन जाएगा औपचारिकता का, कि ठीक है होता है, क्यों भूल जाएंगे उस दिन तक, आज क्यों याद रखना। ओ माय गॉड 1.5 घंटा हो गया। इट्स बीइंग 1.5 आवर्स। बहुत ज्यादा पढ़ लिया आप लोग। बड़ा प्यारा छोटा क्लास होगा मेरा, अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। किसी किसी दिन मूड बनेगा अपना सबका तो 2 घंटा 2 घंटा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम चिल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक तक आपका सिर्फ 2 दिन करके क्लास होगा, उसके बाद से वी विल फॉलो दी नॉर्मल रूटीन, ठीक है। नेक्स्ट वीक लास्ट है, टीचर्स डे के बाद हम लोग नॉर्मल कर देंगे रूटीन, बस नेक्स्ट वीक तक थोड़ा हमारा एग्जिस्टिंग का चाप है, फिर खत्म। नेक्स्ट वीक का रूटीन आपको ग्रुप में आ गया होगा, नहीं आया तो आज डाल दूंगा। आ गया? मैं डाल दूंगा आज। But the routine will be in the same pattern as we did in this week. सबका पहला क्लास किया हुआ था यहाँ कॉस्ट का, या जमसन ले लिए? नहीं किए, कर लीजिएगा जितना जल्दी होता है, ठीक है। जितने लोग अभी तक किए नहीं है तो ये समझ लेना, ये वही टाइम दे रहे हैं कि जितना अभी तक का पाप इकट्ठा हुआ है उसको पुण्य में तब्दील कर दो, क्योंकि आगे का पाप रह जाता है, जो छूटा ना वो छूट जाता है, वो आप जानते हो फाउंडेशन लेवल से भी।
और अब इंटर लेवल में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि द नंबर ऑफ क्लासेज इन अ डे इज ओनली 3 to 4। तो फिर कब बैकलॉग, बैकलॉग कुछ नहीं होता, बैकलॉग लग गया तो लग गया, कभी वो दिन आएगा ही नहीं कि उसको कंप्लीट करना। बोलो वर्किंग नोट नंबर 2 मैं नहीं बनाता, चलेगा? ढीठ हूं मैं, ठीक है ना? हाँ बोल और रहा है। हाँ सर, मैं ढीठ हूं और मैं ढीठपना दिखाऊंगा आपके साथ, क्योंकि आपको मेरे को ढीला नहीं छोड़ना है। जहां छूट दिया आपका पतंग कट जाएगा, मेरे को मालूम है। हमको एकदम टाइट करके रखना है आपको। और मैं बता दूं वर्किंग नोट नंबर 2 मैं नहीं बनाने वाला, जाओ, नहीं बनाता तो नहीं बनाता, ठीक है? बताइए फाइनल आंसर 68,000। कोई को भी दिक्कत पूछ लेगा कि सर मेरा नहीं आया, बता दीजिए, जरूर बताऊंगा। तब ट्राई किए हैं तो बोलो, नहीं आया बोलो आ गया, नहीं आया तो बोलेंगे, तो मेरे को तो चेहरा से समझ में आता है। बताइए फटाफट, सबसे पहले चेंज इन कॉस्ट कितना निकाले आप बताइए? 80,000 माइनस 50,000 निकालो, कितना आता? बोलो 80,000 माइनस 50,000। और नीचे डिवाइड किससे करोगे मैडम, बताओ आप? बोलो 40,000 माइनस 20,000, यही तो किए थे। करो, कितना आ रहा है वो रेट? बोलो कितना आया? 30,000 डिवाइडेड बाई 20,000 कितना आया बताओ? 1.5 करके क्या आ गया? वेरिएबल कॉस्ट। अब बताओ कोई भी एक पकड़ लो आप, बताओ कौन सा पकड़ना है आपको, ये वाला 50,000 वाला कि 80,000 वाला? बोलो 80,000 वाला। तो अगर 80,000 वाला पकड़े हो तो 80,000 टोटल कॉस्ट में माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है बताओ? 1.5 रुपया करके कितने यूनिट्स पे? कितने यूनिट्स पे? 40,000 पे। 40,000 पे 1.5 रुपया, समझ में आए वाला बात? तो माइनस करो, देखो कितना आ रहा। तो 80 माइनस 60 कितना हो गया? बोलो 20,000। सेम ही आया, 1.5 रुपया और 20,000 आया क्या? ये 1.5 रुपया वेरिएबल हो गया, 20,000 फिक्स्ड हो गया। तो बताओ टोटल कॉस्ट एट कितना 1000 यूनिट्स? 32,000 यूनिट्स। कैसे निकालोगे सर? सर 1.5 रुपया 32 के लिए प्लस 20,000 अलग से। डन है सबको? कितना आया आंसर? 68,000। ओके है क्या यहां तक? तो टोटल कर देना प्लीज एक बार सबका। 17,94,000। ओके है क्या सबको? एक होमवर्क दे दूं आज, बनाना चाहोगे? चलो लिखो आज का होमवर्क। लिखो कॉस्ट स्ट्रक्चर। हाँ 15,000 यूनिट, 25,000 यूनिट, 40,000 यूनिट। तैयार? लिखना मटेरियल 1.5 लाख, 2.5 लाख क्वेश्चन मार्क। लेबर 3 लाख, 5 लाख क्वेश्चन मार्क। फैक्ट्री ओवरहेड, FOH मतलब फैक्ट्री ओवरहेड 4 लाख, 4 लाख क्वेश्चन मार्क। एडमिन ओवरहेड 2 लाख और 2,30,000 क्वेश्चन मार्क, या 3,30,000 का, अच्छा ठीक है 2,30,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1 लाख और 2 लाख क्वेश्चन मार्क। 2 लाख नहीं, 1,40,000 कर दो, ठीक है? दैट्स इट, दिस इज योर होमवर्क। ट्राई करके आओगे? सब तो बता दिया। डन है? दिस इज द क्वेश्चन, कंप्लीट दिस क्वेश्चन मार्क्स। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टाटा बाय बाय। अब आजा।